सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा जो क्लास 12 की फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, तो उसका जो हमारा डेरिवेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके बोर्ड्स के लिए, तो वो है वैद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की जो अक्षीय स्थिति है उसके कारण जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसके लिए हमने यहाँ पे व्यंजक निकालना होता है, उसके लिए एक डेरिवेशन करना होता है, वो हम यहाँ पे करेंगे। तो उसका चित्र मैंने यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, और अगर आपको जो इस पार्ट के जो आपका पहला पार्ट है फिजिक्स का 12th की, उसके अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप एकदम बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हो और एकदम इस टाइप से सीखने वाले हो कि हमेशा आपको क्या आने वाला है, समझ में रहने वाला है, हमेशा के लिए याद रहने वाला है। तो फटाफट से जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की जो अक्षीय स्थिति है उसके लिए जो हमारा चित्र है उसे समझ लेते हैं, फिर बाद में इसके डेरिवेशन को समझेंगे। तो देखो, यहाँ पर जो हमारी ये रेड लाइन है, जो यहाँ पर हमारी रेड लाइन है, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव। ये क्या चीज़ होती है? इसकी जो लंबाई है वो होती है 12। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़े हुए बेसिक्स कोई बात नहीं, मैंने आपको समझा दिया। जो आपका वैद्युत क्षेत्र सॉरी, जो आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है, जो यहाँ पे ये जिसको मैंने रेड लाइन से दिखाया है, उसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 12। इसका एक क्या होता है? मध्य बिंदु, जिसे मैंने ओ से दिखा दिया है। तो इस मध्य बिंदु से जो हमारा यहाँ पर ये आवेश है उस तक की दूरी हो जाएगी एल, और इससे यहाँ तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी? एल। ठीक है, तो जो हमारे वैद्युत द्विध्रुव है, इसके दो जो हमारे छोर हैं, जो हमारे दो बिंदु हैं, उन पे क्या है? दो आवेश हैं, एक है प्लस क्यू आवेश और एक है माइनस क्यू आवेश। ठीक, अब इनसे क्या हो रहा है? इनसे हमारे यहाँ पे एक पी बिंदु है, उस पर क्या हो रहा है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है ना। और जो ये यहाँ पे ठीक सामने जहाँ पे हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई है, इसे ही क्या बोलते हैं? अक्षीय स्थिति बोलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? अक्षीय स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ये आवेश है प्लस क्यू और जो हमारा आवेश है माइनस क्यू, उसके कारण हमारे पी बिंदु पे क्या उत्पन्न हो गई है? वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत तीव्रता उत्पन्न हो गई है। तो उसके लिए हमने सूत्र निकालना है कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हम उसके लिए जो है यहाँ पर जो हमारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो जो हमारे वैद्युत द्विध्रुव है उसका जो ओ बिंदु है, जो उसका मध्य बिंदु है, वहां से जहां पर हमारा क्या उत्पन्न हुआ है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इन दोनों आवेशों के कारण उसकी जो दूरी है वो कितनी है? आर। ठीक है, तो आपको चित्र समझ में आ गया होगा, है ना। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत है तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से जो है रिवाइंड करके देख सकते हैं, आपको चित्र बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब देखते हैं इसका डेरिवेशन आगे कैसे करना है। ठीक है, तो देखो आप क्या करेंगे, यहाँ पे चित्र में यहाँ पे लगा देता हूँ साइड में। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो हमारा वैद्युत क्षेत्र निकालने का सूत्र होता है वो क्या होता है। ठीक है, बेसिक्स वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसको हम दिखाते हैं ई से, है ना। ये आपको पता होगा, नहीं पता कोई बात नहीं, मैंने बता दिया यहाँ पे आपको। ई से दिखाते हैं, और जो इसका सूत्र होता है ना वो होता है के क्यू बट्टे आर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप याद कर लेना अच्छे से, इसको हम समीकरण नंबर 1 भी बनाए थे। क्या होता है? के क्यू बट्टे आर स्क्वायर। यहाँ पर के होता है आपका 1/4πε0। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, ये क्या चीज़ है। क्यू होता है आपका आवेश, और जो आर है, इस आर को ध्यान समझना, ये भी आपके बहुत काम आने वाला है। देखो आर जो है ना, ये होता है जो आपका आवेश है और जहाँ पर आपका वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जो आपका आर होता है वो होता है जहाँ पर आपका आवेश है और जहाँ पर आपका वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसके बीच की दूरी। ठीक है, तो देखो क्या होगा। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, जो हमारा प्लस क्यू आवेश है इसके लिए सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे, समझना मेरी बात को ध्यान से। यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे जिसको हम नाम दे देते हैं वो जो हमारा प्लस क्यू आवेश है उसके कारण जो हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है उसे हम नाम दे देते हैं E1। ठीक है, E1 नाम दे देते हैं। अब देखो क्या होगा, जो K है वो तो आपका क्या है? कांस्टेंट है, तो सब जगह सेम रहेगा। अब यहाँ पर आवेश कितना है आपका? Q, तो यहाँ पे भी आवेश कितना है? Q, तो यहाँ पे भी आवेश का आपका कितना आ जाएगा? Q। अब बात कर लेते हैं R की। देखो आर मैंने क्या बोला था, जो आपका आवेश रहता है और जहाँ पे आपका वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ रहता है उनके बीच की दूरी होती है आपकी जो है आर। ठीक है, ये वाले आर से यहाँ पर कंफ्यूज मत करना, ये आर आपका अलग है, ये वाला आर आपका अलग है। ठीक है, तो क्या होगा देखो, मतलब जहाँ पर आपका आवेश है और जहाँ पर आपका वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उन दोनों के बीच की दूरी, तो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश से जो आपका पी बिंदु है जहाँ पर आपका वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वहाँ तक की हमने दूरी निकालनी। देखो कैसे निकालेंगे, जो आपका ये क्यू आवेश है यहाँ से जो ओ बिंदु है ना, जो इसका मध्य बिंदु है, वहाँ तक की दूरी कितनी है? एल। और इस ओ बिंदु से जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वहाँ तक की दूरी कितनी है? आर। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को दोनों को जोड़ दूँ तो कितना आ जाएगा मेरे को? पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी। तो क्या कर देंगे, जो आपका ये एल है और जो है आपका आर है, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमको प्लस क्यू आवेश से लेके जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है पी बिंदु पे वहाँ तक की दूरी मेरे को मिल जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो कितना आ जाएगा? आर प्लस एल। ठीक है, आर मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और एल मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, चलो, और यहाँ पे क्या है? आर स्क्वायर है, तो आर प्लस एल का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। इसको बना लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही एक काम करते हैं, माइनस क्यू आवेश के लिए भी जो है अपनी वैद्युत क्षेत्र का सूत्र निकाल लेते हैं। माइनस क्यू आवेश के लिए वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता, है ना। ऊपर वाले को E1 नाम दिया था तो इसको E2 नाम दे देते हैं, E2। देखो क्या होगा, K आपका कांस्टेंट है, यहाँ पे भी Q आवेश है तो Q जो आपका आवेश है वो तो सेम ही रहेगा, Q बट्टे क्या हो जाएगा, R है यहाँ पे भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालती है, अब बात किसी हो रही है माइनस Q आवेश की, तो हमको यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालनी है। अब देखना जरा ध्यान से समझना, जो आपका O बिंदु है वहाँ से P तक की दूरी कितनी है, R, और जो आपका O से माइनस Q तक की दूरी कितनी है, L। तो अगर मैं इस R से इस L को माइनस कर दूँ तो मेरे को यहाँ पे Q से लेके P तक की दूरी मिल जाएगी, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अगर मैं इस पूरी दूरी में से O से लेके P तक की दूरी जो R है उसमें से अगर मैं यहाँ तक की दूरी ये वाली दूरी को अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरे को माइनस Q से लेके P तक की दूरी मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, KQ बट्टे R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि R स्क्वायर था तो R माइनस L का होल स्क्वायर। इसको बना लो समीकरण नंबर 3। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे क्या करना है, अब हम यहाँ पर निकालेंगे परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। ये क्या चीज़ होती है समझना, जिसको हम दिखाएंगे ई से, है ना, क्योंकि कुल तीव्रता है तो ई से दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखो फिर से चित्र का यहाँ पे काम पड़ गया। देखो क्या है, जो आपका प्लस क्यू आवेश है और जो आपका माइनस क्यू आवेश है, इन दोनों के कारण जो इस पी बिंदु पे हमारा जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसका हमने कुल मान निकालना है। तो क्या होगा, ये माइनस ये अगर मैं कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगी, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो जो हमारा माइनस क्यू आवेश है उसके कारण जो तीव्रता है वो कितनी, E2, और जो हमारा प्लस क्यू आवेश है उसके कारण जो तीव्रता है वो कितनी हो जाएगी, E1। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, E बराबर E2 का मान हमने निकाला है कितना है, KQ बट्टे R माइनस L का होल स्क्वायर। तो E2 की जगह कितना आ जाएगा, KQ बट्टे R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो माइनस माइनस है और E1 का मान कितना है, KQ बट्टे R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 4, ठीक है। यहाँ तक जो अपना डेरिवेशन है वो पूरा हो चुका था। तो देखो अब आगे क्या करना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा KQ और यहाँ पे भी क्या है KQ, तो दोनों को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, है ना, दोनों को उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो E बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे KQ आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, 1 बट्टे R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 बट्टे R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपके ये दोनों है ना, इनका हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। यही तरीका इसको सॉल्व करने का। अगर आपने एक बार इसको समझ लिया अच्छे से और एक बार आपने इसको खुद से जो है ट्राई करके देख लिया तो ये आपको बड़ी आसानी से एकदम अच्छे समझ में आ जाने वाला है और फिर आप इसको कभी नहीं भूलने वाले हो, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, जो आपका ये वाली जो चीज़ है इसकी गुणा कर देते हैं यहाँ, जो आपकी ये वाली चीज़ है इसकी गुणा कर देते हैं यहाँ, और फिर इसकी गुणा भी इससे कर देते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो आपका R प्लस L का होल स्क्वायर है इसकी जो गुणा है वो हो जाएगी ये वाले 1 से, और जो R माइनस L का होल स्क्वायर है इसकी गुणा हो जाएगी ये वाले 1 से, और इन दोनों की भी आपस में नीचे हर में गुणा हो जाएगी, ठीक है। ये तरीका होता है आपका एलसीएम लेने का। तो क्या हो जाएगा, E बराबर KQ, क्या हो जाएगा, R प्लस L के होल स्क्वायर की गुणा यहाँ, तो कितना आ जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है, बट्टे इन दोनों के आपस में हो जाएगी गुणा तो कितना आ जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे आपको समझ में आ गई होगी। देखो भाई आगे क्या करना है, अब यहाँ पे क्या है, A प्लस बी का होल स्क्वायर A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर इनको वही फॉर्मूला लगा के जो सर्वसमीका है उनसे सॉल्व कर देंगे। तो क्या होता है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, और इसका क्या होता है, A स्क्वायर माइनस 2AB और प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर, है ना। ये आपको पता होगा, ये आपने जो है 9th क्लास में याद किए होंगे। तो यहाँ पे जो आपका R प्लस L का होल स्क्वायर है और जो R माइनस L का होल स्क्वायर है, इनको इन्हीं सर्वसमीका को लगा के सॉल्व करेंगे। तो कितना हो जाएगा, E बराबर KQ, अब यहाँ पे क्या है, R प्लस L का होल स्क्वायर मतलब A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर मतलब कि R स्क्वायर प्लस P स्क्वायर मतलब कि L स्क्वायर, और कितना हो जाएगा 2AB प्लस, तो इसका मतलब 2RL, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, और यहाँ पे जो आपका ब्रैकेट है अभी नहीं खुलेगा, जब तक इस माइनस चिन्ह की गुणा अंदर नहीं होगी तब तक आपका ब्रैकेट नहीं खुलता, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स के रूल है। और क्या है, R माइनस L का होल स्क्वायर मतलब कि A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 2RL, ठीक है। जैसे यहाँ किया था वैसे सेम आपको यहाँ पे भी कर दिया मैंने, ठीक है। आगे देखो, ठीक है, यहाँ पर अगर आपको जो है साफ से नहीं दिखाया जाता तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा मैं बोल देता हूँ, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, ठीक है, मैंने ये चीज़ लिखी हुई है। अब यहाँ पे जो नीचे आपके हर में चीज़ें देखो क्या होगा, R की गुणा R से होगी तो कितना आ जाएगा, R स्क्वायर माइनस L की गुणा L से होगी तो कितना आ जाएगा, L स्क्वायर,
और इन दोनों के बाहर क्या है, स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, इसका ही वर्ग। समझ गए होगे मेरी बात को? ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है, जो ये माइनस का चिन्ह है इसके गुणा अंदर कर देंगे और जो हमारा ब्रैकेट है उसे खोल देंगे। तो ई बराबर कितना आ जाएगा, के क्यू बट्टे सॉरी यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, देखो माइनस की गुणा आर स्क्वायर से होगी प्लस के, तो कितना हो जाएगा, माइनस का आर स्क्वायर, माइनस की गुणा प्लस के एल स्क्वायर से होगी तो कितना हो जाएगा, माइनस का एल स्क्वायर, और माइनस की गुणा माइनस के 2RL से होगी तो प्लस का कितना हो जाएगा, 2RL। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे देखो अब क्या करना है, ये चीज़ आपकी फिलहाल ऐसी की रहेगी, इसको अभी फिलहाल सॉल्व नहीं करेंगे, का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या होगा, आर स्क्वायर से प्लस के आर स्क्वायर से आपका माइनस का आर स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, प्लस के एल स्क्वायर से आपका माइनस का एल स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पे क्या है, 2RL और 2RL, तो 2RL प्लस 2RL कितना हो जाएगा, 4RL। तो ई बराबर कितना आ जाएगा, के क्यू, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4RL, और डिवाइडेड बाय आपकी सेम चीज़ रहेगी फिलहाल, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। अब देखते हैं इसका आगे सॉल्यूशन कैसे करना है। अपना डेरिवेशन है वो कंप्लीट हो चुका था। अब देखो आप, हमने आगे क्या करना है, यहाँ पर हमने ना कुछ एक स्टेटमेंट लिखनी है, हमने यहाँ पे एक लाइन लिखनी है जिससे कि आगे आपका ही सॉल्व होगा। देखो क्या लिखना है, चूंकि 2L है ना, जो 2L है वो, देखो मैं आपको चित्र में दिखाता हूँ, जो आपका 2L है वो यहाँ पर किसकी लंबाई है, वैद्युत द्विध्रुव की। तो जो ये लंबाई है ना ये बहुत कम है, तो अगर आपकी 12 लंबाई बहुत कम है तो जो आपकी L लंबाई है वो तो क्या होगी, उससे भी ज़्यादा कम होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 तो है, यहाँ पर तो 2 भी नहीं है ना। तो जो आपकी 12 लंबाई है अगर वही बहुत कम है तो जो आपकी L लंबाई है वही बहुत कम होगी। और अगर ये बहुत कम लंबाई है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, इस लंबाई को हम क्या मान सकते हैं, नगण्य। हमने उस चीज़ को नगण्य मान लिया तो उस चीज़ को हम 0 के बराबर रख सकते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगी, आपका 2L एक अत्यंत सूक्ष्म लंबाई है, तब L अत्यधिक सूक्ष्म लंबाई होगी। ठीक है, इसे आपको पता होगी किसकी तुलना में, आर की तुलना में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस चीज़ को हम कैसे दिखाएंगे, जो आपका आर स्क्वायर है वो एल स्क्वायर की तुलना में बहुत ज़्यादा क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे हम जो हमारा ये वाला जो एल स्क्वायर है इसको हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे, क्या मान सकते हैं, नगण्य। यही आपका तरीका है इसको जो है दिखाने का, कि मतलब जो आपका आर स्क्वायर है वो एल स्क्वायर की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो ई बराबर देखो कितना हो जाएगा, के क्यू आपका ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4RL, और यहाँ पे देखो नीचे क्या होगा, जो आपका एल स्क्वायर है यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 इसको हम मान लेंगे, तो यहाँ पे आर स्क्वायर, तो ये चीज़ हो गई, और इसके बाहर भी तो स्क्वायर था, तो आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, इसे आपको समझ में आ गई होगी, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है। तो देखो क्या होगा, ई बराबर के क्यू 4RL, तो 2 की गुणा 2 से होगी तो आर की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4, तो आर की पावर 4, ऊपर एक आर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे 4R है ऊपर 1R है, तो ऊपर के 1R से नीचे के 4R में से 1R कट जाएगा, तो नीचे कितने R बच जाएंगे, 3, तो मतलब कि R क्यूब आपका बच जाएगा। तो ई बराबर देखो कितना आ जाएगा, के क्यू 4L, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, R क्यूब। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे क्या करना है, देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो आपका 4L है ना, मतलब जो आपका 4L है, इसे मैं देखो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो कैसे, के क्यू, और यहाँ पे 4L को देखो कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 2L, है ना। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंकि फिर से 2 की गुणा जब 2L से होगी तो फिर से कितना बन जाएगा, 4L, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 × 2L। ऐसा मैंने क्यों किया अभी आपको समझ में आएगा, ये चीज़ हो गई। और जो ये Q है ना, इसको भेज दो यहाँ पे, जो ये ब्रैकेट है इसके अंदर, और जो ये वाला 2 है इसको भेज दो बाहर। ठीक है, अभी आपको समझ में आने वाला है क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, K × 2, और अंदर क्या रह जाएगा आपका, Q × 2L, है ना, और बट्टे में तो आर क्यू आपका चल ही रहा है। ठीक है, अब मैंने ऐसा यहाँ पे क्यों किया है, देखो मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बता दूँ, चलो यहाँ पे अगले पेज में देख लेते हैं। यहाँ पे जो आपका ये Q × 2L एक फॉर्मूला बना है ना, जो अंदर ब्रैकेट में बना है, ये होता है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र। किसका सूत्र होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आपका सूत्र होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है, जिसे हम पूरे के पूरे को किससे दिखाते हैं, पी से, है ना। इससे क्या हम किससे दिखाते हैं, पी से। ये आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैंने आपको बता दिया, आपका एक फॉर्मूला होता है जो होता है Q × 2L, और इसका जो मान होता है P, और इसे हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो E बराबर K × 2, इतने तक तो सॉल्व हो गया था। अंदर क्या था आपके ब्रैकेट में, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपके ब्रैकेट में था Q × 2L, तो इस पूरे Q × 2L की जगह कितना आ जाएगा आपका P, है ना, और बट्टे में कितना आ जाएगा, R क्यूब। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो बस आपका ये आने वाला है बस थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो E बराबर कितना हो जाएगा, के आपका क्या है, कांस्टेंट है,
के और यहाँ पे 2 की गुणा पी से हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 2p और यहाँ पे कितना आ जाएगा r3। तो यही आपका फॉर्मूला होता है जब हमारा वैद्युत द्विध्रुव है उसकी जो अक्षीय स्थिति में हमारा जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसको इस फॉर्मूला के साथ निकाला जा सकता है। यहाँ पे जो आपका k है वो आपका क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये था आपका डेरिवेशन। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख के जाते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।